के दर्स में हमारे आज के मौजू का अनवान है जदीद समाजी बुश्रियात का ज़ुहूर। हम जिस ब्लॉग की बात कर रहे हैं वो इमरानियत की नवियत और दायरेकार में आता है। जहां तक जदीद समाजी बुश्रियात के ज़ुहूर का ताल्लुक है, हम कुछ फलसफादानों के बारे में बात करेंगे जो हमें इस चीज की अक्कासी और हमें उन चीजों से आया करते हैं कि किस तरह से जदीद समाजी बुश्रियात का ज़ुहूर अमल में आया। जदीद समाजी बुश्रियात का ज़ुहूर बुनियादी तौर पर ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की और A.R. रेडक्लिफ के ताउन से हुआ। रेडक्लिफ ब्राउन और मार्सेल मॉस, जो एक मशहूर फ्रांसी जदीद समाजी बुश्रियात के फलसफादान थे और इन्हें बुश्रियात के एक अहम अलम बरदारों में से भी समझा जाता है। सबसे मशहूर समाजी बुश्रियात में से ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की एक अहम किरदार निभाते हैं। दर हकीकत इन्हें आमतौर पर जदीदी समाजी बुश्रियात का बानी समझा जाता है। जदीद समाजी बुश्रियात में इनकी अहम शराकतें, हिस्सा लेने वाले तरीकेकार और या तकनीक के साथ एथनोग्राफिक तरीकेकार का तारुफ और पहले के नुक्ते नजर खास तौर पर इर्तिकाई और तारीखी नुक्ते नजर से हटकर फिक्शनल अज़म, जिसे फंक्शनलिज्म अंग्रेजी में कहते हैं, के नजरिए की बुनियाद थी। इन फलसफादानों ने जो एक छाप छोड़ी जदीदी समाजी बुश्रियात की, उनमें से उन्होंने फंक्शनलिज्म का अज़म इख्तियार किया। वहशी माशरे में जुर्म और रिवाज, सकाफत का एक साइंसी नजरिया और दीगर मज़ामीन के बारे में बात की। इन्होंने न सिर्फ एक तरक्की याफ्त कौम के बारे में बात की, बल्कि इन्होंने एक किस्म का लाहे अमल बताया जिसमें जो समाज था वो कैसे चल रहा है। समाज में अच्छाई भी है, समाज में बुराई भी है, और ये दोनों चीजें आपस में मिले हुए हैं और इनके मिलाप से दुनिया का चालो चलन बढ़ रहा है। यही वजह है कि इन फलसफादानों ने इसी अप्रोच का इस्तेमाल किया जो एक तरीकेकार था कि किस तरह से समाज में जो भी चीजें हैं, चाहे तारीखी, जिसे डार्क कहते हैं या डार्क एज भी कहते हैं, या इर्तिकाई जो रिनेसेंस, जो निशान सानिया के बाद अमल में आया, उसमें रिवाज की बातें हैं, उसमें रिचुअल्स की बातें हैं, सकाफत की बातें हैं, और उसमें साइंसी नजरिया और दीगर सारे मज़ामीन के बारे में भी बात हो रही है। और जो जदीदी समाजी बुश्रियात में इनके अलमबरदारों में से, चाहे वो मेलिनोव्स्की हो और रेडक्लिफ ब्राउन हो या मार्सेल मॉस हो, उन्होंने यही एक तरीकेकार इख्तियार किया जिसे फंक्शनलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, और इन्होंने समाज में चलती बनी चीजें को देखकर एक साइंसी नजरिया
और जो दीगर मज़ामीन थे उनको हमारे आयाम में लाया। अगर हम उस वक्त उस दौर की बात करें जिसे हम तारीखी का दौर कहते हैं, उसमें वाशी माशरा, उसमें जुर्म और उसमें रिवाज और उसमें सकाफत का भी बयान था। क्योंकि कोई भी समाज अगर हम देखें तो वो समाज में समाज की तरक्की की वजह से बहुत सारे जराइम इस समाज में पैदा हुए, चाहे वो पहले दौर का जन्म हो, किस तरह से एक समाज ने तरक्की की, किस तरह से जो बुनियादी चीजें हैं, जो मटेरियल चीजें हैं, उनमें तरक्की आने की वजह से किस तरह से एक समाज की सकाफत और समाज की समाजियात में तब्दीली आई। तो इस तरह से उन्होंने एक नजरिया पेश किया और वो नजरिया जदीद समाजी बुश्यात में अक्स हुआ। रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की, जिसे A.R. रेडक्लिफ ब्राउन भी कहते हैं या हम अक्सर ऐसे नाम से कहते हैं रेडक्लिफ ब्राउन, जो जदीद बुश्रियात के बानों में से हैं, वो अपनी नजरियाती नुक्ते से नजर के लिए मशहूर हैं। जो उन्होंने एक नुक्ते नजरिया दिया जिसे अंग्रेजी में पर्सपेक्टिव कहते हैं, तो वो इस नुक्ते नजरिए से मशहूर है, जिसे आमतौर पर साख्ती फ़ईलियत कहा जाता है। इसका नजरिया इमाइल डर्कहाइम की तस्वीराती नजरियात और इसके नस्ली मैदान के आदादो शुमार और तजुर्बे के साथ तैयार किया गया था। इनके जो बयान थे, इनके जो तरीकेकार थे, इनके जो नुक्ते नजर के थे, वो इमाइल डर्कहाइम, जो समाजियात के अहम फलसफादानों में माने जाते हैं और जिनका जिक्र अहम तरीन समाजियात इमरानियात के फलसफादानों में होता है, तो जैसे आमतौर पर साख्ती फ़ाइलियत कहा जाता है, इसका नजरिया जो इमाइल डर्कहाइम के तस्वुराती नजरियात और इसके नस्ली मैदान के आदाद शुमार और तजुर्बे के साथ तैयार किया गया था। इनके नुमाया कामों में दी अंडमान आइलैंड्स, जो इन्होंने जो नुमाया काम किया था, उनमें से दी अंडमान, जो हमारे हिंदुस्तान में एक जजीरा है जिसे अंडमान आइलैंड कहते हैं, इन्होंने उस अंडमान पे काम किया है। और उन्होंने जो काम किया था, अंडमान आइलैंड एक स्टडी इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो अंडमान आइलैंड्स की एक पढ़ाई जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इन पर जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर परमेटू सोसाइटी शामिल है, जिसमें एक प्रिमिटिव सोसाइटी, जो समाज कदीम तर जमाने का समाज, इसमें शामिल है। और यही वो स्टडी इन्होंने की थी और इन्होंने
इस अपने लेख में प्रिमिटिव सोसाइटी शामिल की थी, जिसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर और फंक्शन की, ये बात वाजिया है कि हर कोई चीज किसी न किसी चीज से बनी होती है, और ये जो चीज बनी होती है ये कुछ चीजों के मिलाप से बनी होती है, और हम इन्हीं चीजों को एक स्ट्रक्चर कहते हैं। जिस तरह से इंसान के जिस्म के अज्जा, जो जिस्म के अज्जा है वो इसके स्ट्रक्चर है, और इन्हीं जिस्म के अज्जा की वजह से ये इंसान अपने आप को हरकत में लाता है, और इसी हरकत को हम फंक्शन कहते हैं। यहां से हमें यह सबक मिलता है कि दोनों चीजें आपस में मिली हुई है, कि ये जो जिस्म के हिस्से जो है जिस्म में, जिनकी वजह से हमारा जिस्म काम करता है, और ये इसी की देन है कि ये आपस में मिले हुए हैं, और इनकी मिलाप से एक जिस्म का चलना फिरना और कोई भी काम अंजाम देना इन्हीं की वजह से है। मार्शल मॉस, जिसके बारे में अभी हमने पहले दर्स में बात की, को माहिर इमरानियात और माहिर बुशरियात दोनों के तौर पर शुमार किया जाता है। मार्शल मॉस, जिसका बारे में हमने जदीद बुशरियाती समाजी बुशरियात के बारे में बात की पहले, और यही वो है जिसे इमरानियात और जिसे सोशियोलॉजी और माहिरी एंथ्रोपोलॉजी जिसे बुशरियात कहते हैं, और इसे एक अहम फलसफेदान माना जाता है। वो तबादले की शक्लों और समाजी ढांचे के दरमियान ताल्लुक के तकाबली मुताला के लिए मशहूर है। ये जो मार्शल मॉस है ये एक अहम चीज के लिए मशहूर है। ये एक समाजी ढांचा और समाजी तब्दीलियों के बारे में जो तकाबली मुताला है, जिसे हम कंपैरिजन कहते हैं, इसके लिए मशहूर है। हम समाज की शक्लों के बारे में बात करें और समाज के ढांचे के बात करें। समाजी शक्लों, जिसे इस तरह से हम बयान करेंगे, एक समाज जो है, समाज में बहुत सारी चीजें रवा दवा है। जिस तरह से हमने अभी कहा कि बहुत सारी चीजें एक दूसरे के मिल मिलाप की वजह से कोई चीज बना लेती है, चाहे वो समाजियात हो, चाहे वो सियासियात हो, चाहे वो इमरानियात हो, चाहे वो माशियात हो या माशरियात हो। हर एक में समाज की शक्ल होती है और हर एक में समाज का ढांचा होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ये दर्ज दे रहा हूं और मेरे साथ जो आप मुझे देख रहे हैं वो एक शक्ल देख रहे हैं, और शक्ल में ढांचा क्या है? एक इंसान है, और इंसान का ढांचा ही नहीं है। इस इंसान ने किस तरह से इस दर्स पे तैयारी की और ये दर्स आपके सामने आया, ये एक समाजी ढांचा है, ये एक इंसान का ढांचा है। इसी तरह से समाज में शक्लें भी हैं और समाज का ढांचा भी है, और इसमें जो कंपैरिजन है, इसका मुताला करने में इसे मशहूर माना जाता है। ऐसा गोया हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों चीजें आपस में मिल मिलाप है, और इस मिल मिलाप की वजह से एक जो मार्शल मॉस है उसे मौका मिलता है इसे तकाबली मुताला
के लिए करने के लिए। इस तरह इन्हें फ्रांस में जदीद समाजी बुशियात का बानी भी समझा जाता है, जो नई जिसे मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, जदीद समाजी बुशियात। और यही वजह है कि जो मार्शल मॉस जो है, इसे फ्रांस में जदीद समाजी बुशियात का बानी समझा जाता है। इनका सबसे अहम काम डिकाफ्ट है, जो इनकी एक अहम काम है, किताब है, वो दी केफ्ट है। मुख्तलिफ शोबों में समाजी बुशियात के इन इल्म बरदारों के साथ कोई भी लीवी स्ट्रॉस को सख्तियात और सख्तियाती बुशियात के नजरिए की बुनियाद रखने वाले फहरिस्त में शामिल कर सकता है। मुख्तलिफ शोबों में समाजी बुशियात के इन इल्म बरदारों के साथ जो लिवियस स्ट्रॉस हैं को सख्त क्रिटिकल सख्तियाती बुशियात, क्रिटिकली जो इवैल्यूएशन होता है बुशियात क्या, उसे इसमें फहरिस्त में शुमार किया जाता है। इन्हें अफसाना, सकाफत, मजहब और समाजी तंजीम के मौजुआत पर 20वीं सदी के सबसे ज्यादा बाअसर मुफक्किरीन में से एक के तौर पर भी जाना जाता है। इन्हें हालांकि अफसाना, सकाफत, मजहब और समाजी तंजीम के मौजुआत पर 20वीं सदी में इन्हें एक मुफक्किर माना जाता है। और इनके नुमाया कामों में दी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, जो इनका नुमाया काम है, उनमें उनकी नुमाया काम में जो है द स्ट्रक्चरल, जो द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप था, ट्रस्टस, ट्रेपेक्स और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी शामिल है। बहुत से माहिर बुशियात भी हैं जिन्होंने जदीद समाजी बुशियात की तरक्की में अपना हिस्सा डाला है, लेकिन वो या तो बाद में आते हैं या कम कद के। बहुत सारे माहिरीन बुशियात आए हमारे साथ, जदीद बुशियात आए, जदीद माहिरानी बुशियात आए, लेकिन या तो वो वक्त के साथ आए और वो अपनी जो वक्त की रफ्तार नहीं ले सके, और कईयों ने वक्त की जो रफ्तार है उस पे वो दौड़ने में कामयाब रहे। और यही वो लोग थे, मार्शल मॉस जो थे, या जिसे लिवियस स्ट्रस भी कहते हैं और दूसरा जिसे लिवियस स्ट्रस भी कहते हैं, उन्होंने किस तरह से जो अफसाना निगारी है, सकाफत है और मजामीन है, जो बाकी समाजी तंजीम है, और उन्होंने इस पे जोर दिया, और उन्होंने जोर देने के बाद उनको अक्स किया, और अक्स करने के बाद वो सारी चीजें हमारे सामने आई। और यही वजह है कि हम उन पे तशरीफ करते हैं, जो एक नज्म ज़ब्त के तौर पर समाजी बुशियात के ज़हूर को पेशेवाराना अंजुमनों की तश्कील के जरिए भी शुमार किया है। एबॉर्जिनीज प्रोटेक्शन सोसाइटी 1837 में वजूद में आई, और एक पहली जो कायम होने वाली बुशियाती एसोसिएशन थी। ये जो एबॉर्जिनीज प्रोटेक्शन सोसाइटी जो थी 1837 में आई, और ये पहली बुशियाती एसोसिएशन थी। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन, और एक तंजीम हमारे पास आई जिसका नाम
अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन था, और वो एसोसिएशन 1902 में कायम हुई थी। अमेरिकी एसोसिएशन फॉर दी एंडोनिमिस्ट ऑफ साइंस ने 1851 में नस्लियात को तस्लीम किया, और 1882 में बुशरियात के लिए एक अलग सेक्शन तफवीज किया। बुशरियात को जो था 1846 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर दी एंडोनिमिस्ट ऑफ साइंस ने तस्लीम किया, और 1884 में इसे एक अलग शोबा बना दिया गया। जो जदीद समाजी बुशरियात के बारे में बात होती है, वो हमें कुछ मरहलों से गुजरती है, और उन मरहलों में उन तंजीमों के बारे में बात होती है, और वो सारी तंजीमें जिनके बारे में हमने बात की, जिसे एबॉर्जिनीज प्रोटेक्शन सोसाइटी कहते हैं, जो एक शुरुआती दौर था 1877 में, और फिर और एक सोसाइटी आई जिसका नाम अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन था, और भी बहुत सारी तंजीमें आई, एसोसिएशंस आई, जो वक्फन फवक्फन और जिन्होंने बुशरियात को, समाजी बुशरियात के जो इसको हमारे सामने लाया। जो लंदन की बुशरियाती सोसाइटी 1863 में वजूद में आई। हमने कुछ जो समाजी जो एसोसिएशंस थे उनके बारे में हमने बात की, और हमें यही पता मिलता है कि यही उन एसोसिएशंस की देन है, और यही वो एसोसिएशंस हैं जिनकी देन से हमारे पास ये सारी बातें आती हैं, और जहां पे हम तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, मजहब, समाजी उरूज, तारीखी और जो नस्लें हैं हमारे जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, हम उनके बारे में बात करते हैं। यही वजह है, इन्हीं जो एसोसिएशंस हैं, इन्हीं की वजह से हम जो आपके पास और जो हमारे पास सारी जो समाजी बुशरियात के बारे में बातें आती हैं, खुसूसन जो जदीद समाजी बुशरियात के बारे में बातें होती हैं। या और दूसरी एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन को मिलाकर 1871 में बरतानिया और आयरलैंड के बुशरियाती इदारा बनाया गया। जो एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन को मिलाकर जो लंदन की बुशरियाती सोसाइटी, एक वो लंदन की बुशरियाती सोसाइटी 1863 में वजूद आई, लंदन की बुशरियाती सोसाइटी, और दूसरी एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, जो दोनों आपस में 1871 में जो बरतानिया और आयरलैंड में बुशरियाती इदारे को बनाया गया। अब अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे, बंबई, जिसे बंबई की बुशरियाती सोसाइटी 1886 में कायम होती है। जो 1886 में बंबई की बुशरियाती सोसाइटी कायम होती है। हिंदुस्तानी तनाज़ुर में इस बात पर कोई इत्तिफाक राय नहीं है कि बुशरियात का ज़ुहूर बशमूल समाजी बुशरियात बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की तश्कील के साथ मुवाफ़क़ के हैं। जो हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, वो बंबई की बुशरियाती सोसाइटी या जो हिंदुस्तान का जो तनाजुर अगर हम देखें कि जो कलकत्ता में थी, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो थी,
तश्कील के साथ, उसी के तश्कील के साथ मुवाफिक हैं। जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं, ये कुछ लोगों का दावा है कि ये जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी है, तो इसका तश्कील जो इस बात पर कोई इत्तेफाक राय नहीं है कि बुश्रियात का ज़हूर बशमूल समाजी बुश्रियात बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की तश्कील से के साथ मुवाफिक है। ये जरूरी नहीं है, ये कहा जाता है कि एक राय बनी है कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी जो यहाँ वजूद में आई, वो शायद एक जो अहम जो तारीख का एक हिस्सा है एशियाटिक सोसाइटी, उसके साथ मुवाफिक है, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं। सिरिनो का ख्याल है, सिरिनो जो थे वो एक फलसफेदान था, उनका ख्याल है कि हिंदुस्तानी बुश्रियात हैं 18वीं सदी में सामने नहीं आई थी। इनका ख्याल है कि 18वीं सदी में ये हमारे पास पैदा नहीं हुई थी। इनका ख्याल है कि 19वीं सदी के वास्त तक अंजुमनों और तहरीरों का कयाम था। कहते हैं कि जो हमारी जो 18वीं सदी में थी, 18वीं सदी में हमारे पास ये समाजी बुश्रियात का जो इल्म था वो हमारे पास नज़्म ज़ब्त नहीं था। लेकिन इनका ख्याल है कि जो 19वीं सदी में जो 19वीं सदी के अंजुमनों और तहरीरों का कयाम जो है, जो खाली एक सिर्फ गुमराहकुन कोशिशें थी। हिंदुस्तान में आमतौर पर तस्लीम शुदा जैसे ब्लंट, क्रूक, डाल्टन, ग्रेसन, एबिटसन, मिल्स, नेस्फील्ड और मिले और रेस्ले, रोसल, सिनाट और थेस्टन और एडमिनिस्ट्रेटर से माहिर ने लिखे थे। 19वीं सदी के जे हॉटन तालीम निस्फ आखिर में, 20वीं सदी में सीरत चंद राय ने बुश्रियाती मवाद के इस कार्पस में छोटा नागपुर के कबाइल पर अपने मोनाग्राफ का इजाफा किया। 20वीं सदी में सीरत चंद जो थे ने बुश्रियाती मवाद का जो छोटा नागपुर से कायम किया और उन्होंने जो एक मोनोग्राफ जो हमारे सामने लाया। बहरहाल इन अंजुमनों की तश्कील मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ इदारों में बुश्रियात बशमूल समाजी बुश्रियात की उभरती हुई सूरत हाल की निशानदेही करती है। और ये जो सारे मामलात और जो भी मामलात हमने देखे और जो भी फलसफा हमने देखा कि किस तरह से कहाँ हिंदुस्तान में कब और किस वक्त पे किस शख्सियत ने कौन सा काम और किस चीज पे गौर किया, और यही गौर करने के बाद और यही काम करने के बाद हमें ये सूरत हाल हमारे पास आती है कि किस तरह से जो समाजी बुश्रियात का जो सूरत हाल की निशानदेही किस तरह से हुई। जदीद समाजी बुश्रियात की बुनियाद पर बरतानिया में आलमी जंग के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में रखी गई। जो जदीद जो मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, जिसे मॉडर्न समाजी बुश्रियात कहते हैं, बरतानिया में इसे आलमी जंग जो हुई थी उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में रखा गया था। इसे इन दोनों में इनमें से रखा गया था क्योंकि उस तरह से कहा जाता था कि इसका जो नज़्म ज़ब्त अभी शुमार में नहीं आया था, तो इसी की वजह से इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में इसे रखा था। असरात में 1915 और 1918 के दरमियान मेलिनेशिया के
ट्रोब्रेंट जजीरे में ब्रोंसिलो मेलिनोस्की के अमल पर मबनी फील्ड वर्क के जराए शुरू किया गया तरीकाकार इनकलाब और मुनज़्ज़म मौज़ूआना के लिए एल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन का नजरियाती प्रोग्राम शामिल है, जो सख्त फील्ड वर्क के तस्वीर और फील्ड वर्क के तस्वीर पर मबनी है। कुछ चीजों के बारे में बात हो रही है जो ब्रोंसिया मेलिनोस्की है, उन्होंने द चोरोबेंड आइलैंड्स जो जजीरे पे काम किया था, और जो फ्रेड रेडक्लिफ एल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन जो थे, उनका जो नजरियाती प्रोग्राम जो शामिल था वो इसी पर मबनी था। जो इन्होंने जो नजरिया रखा वो इस चीज पे मबनी था कि फील्ड वर्क पे मबनी था। जो किसी जगह जाते थे और वहां जाके लोगों से मिल बैठ के बातें होती थी, और बातों के बाद और उस समाज पे गौर किया गया और उन लोगों पे गौर किया गया, और वो सारी बातें जो उन लोगों पे गौर करके मिली और उन्हीं बातों को अक्स करके हमारे पास लाया गया। दो फलसफादानों के बारे में बात की हमने, जिनमें ब्रोंस्लो मेलिनोस्की जो टोरोब्रेंड आइलैंड के बारे में बात करते हैं, और जो एल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन जो मुनज़्ज़म मौज़ूआना के लिए एल्फ्रेड जो रेडक्लिफ थे ब्राउन थे, नजरियाती प्रोग्राम जो थे उन्होंने शामिल किए हैं, जो फील्ड वर्क पे मबनी है। और इन्हीं की वजह से हमें जो तस्वीरात मिलती हैं और जो हमें जो सिलसिला मिलता है, और यही वो सिलसिला है जो हमारे पास आके समाजी बुनियाद के नज़्म ज़ब्त को और मजबूत करता है। दरखेम, जिसे इमाल डरखैम कहते हैं, कि समाजियात का फंक्शनलिस्ट तस्वुर है। जो इमाल डरखैम है उनका फंक्शनलिस्ट तस्वुर है, क्योंकि उन्होंने जो दो बातें कही थी, एक था सॉलिडेरिटी के बारे में कि किस तरह से एक कौम जो है एक यकजा रहती है, और जो पुराने दौर में किस तरह से एक जो समाज जो था एक यकजा था, और नए दौर में समाज किस तरह से यकजा था। ऑल्दो अगरचे जो आज के दौर में बहुत सारी जो तब्दीलियां इस समाज में आई, वो कहते हैं कि एक ऐसा पुराना दौर था जब सारे लोग आपस में अलग अलग थे, सारे लोग एक जैसे थे। पहले दौर में एक जैसे थे, तो छोटा बड़ा कोई नहीं था, और इस छोटा बड़ा ना होने की वजह से जो समाज था इसमें मफाहिमत थी, इसमें कोई दूरी नहीं थी। कहते हैं इमाल डरखैम, ये एक किस्म का समाज था, एक किस्म की समाज में नवियत चल रही थी। लेकिन फिर जो इमाल डरखैम आज के दौरे में बात करते हैं, वो आज के दौर में कहते हैं कि जो समाज है अगरचे उसमें लोग मुख्तलिफ तबके के हैं, लेकिन ये तबके आपस में डिपेंडेंट है, क्योंकि ये अलहाइदा काम नहीं कर सकते हैं, और इन तबकों को आपस में मिल बैठ के काम करना है। और यही वजह है कि अगर ये मिल बैठ के काम करते हैं, और इनके मिल बैठ के काम करने से फिर कोई चीज हमारे पास आती है। कहता है इमाल डरखैम कि यही वजह है कि ये जो लोग हैं ये आपस में काम करते हैं, अगरचे इनमें कोई छोटा है बड़ा है, कोई किसी चीज का नज्म ज़ब्त में माहिर रखता है, कोई किसी चीज में छोटी सी चीज में माहिरियत रखता है, कोई बड़ी तनख्वाह लेता है, कोई छोटी तनख्वाह लेता है, लेकिन मसला ये है कि ये आपस में एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है दोनों तबकों में और जो समाज में आज के दौर में जो भी तबके आपस में काम करते हैं, और यही वजह है कि इनमें जो एक के साथ मेल मिलाप है, और इनमें जो है इस मेल मिलाप के साथ जो काम वो करते हैं, एक तो वो काम अमल में लाते हैं और आम को अंजाम देते हैं, और खाली काम को अंजाम नहीं देते हैं,
बल्कि उस काम को अंजाम देने के साथ वो आपस में मफाहिमत का रिश्ता रखते हैं। ये डरकाइम जो है समाजियात का फंक्शनलिस्ट तस्वुर रखते हैं कि समाज में बहुत सारी चीजें बनी हैं और ये आपस में वास्ता है, जैसा मैंने कहा, और यही वास्ते की वजह से एक समाज चलता है। दीगर दानिश्वर बानियों में शामिल है, जो इमाल डरकाइम है वहां शामिल हैं, जो और फलसफेदानों के बात करेंगे जिनकी AC हाडन और WHR रिवर्स में वाकफियत, वलहम, वेंडेट और एडोल्फ बास्टिन के हम असर पैरा सेक्युलर चीज की अक्कासी करते हैं। और सराय बी टायलर, A.B. टेलर, जिन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे के बाद बुशरियात को एक मुस्बत साइंस के तौर पर बयां किया। ऑगस्ट कॉम्टे के बाद जो सिराय बी टेलर, जिन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे के बाद बुशरियात का एक मुस्बत साइंस के तौर पर बयां किया। एडमंड लीच, जो 1962 ने समाजी बुशरियात की तारीफ एक किस्म की तकाबली माइक्रो सोशोलॉजी के तौर पर की। जो एडमंड लीच जो थे 1962 में, उन्होंने समाजी बुशरियात का तारुफ एक किस्म के तकाबली माइक्रो सोशोलॉजी के तौर पर की है, जिसकी बुनियाद गहरी फील्ड वर्क स्टडीज पर है, जो इनकी जो गहराई है और जो इनकी जो काम है वो फील्ड वर्क पे मबनी है। स्कॉलर्स ने साइंस और माशरे की नवियत पर कोई नजरियाती आर्थोडॉक्स की तय नहीं किया है, और इनके तनाव इन ख्यालात की अक्कासी करते हैं जिनके शदीद मुखालिफत के साथ ख्यालात की अक्कासी करते हैं जिनकी शदीद मुखालिफत की जाती है। और जो भी वहां उन्होंने बातें की थी, ये जरूरी है कि अगर हम किसी चीज की बात करते हैं, हमारे पास कुछ जो लोग हैं वो मुखालिफ होके बात करते हैं, या कुछ लोग हमें साथ दे के बात करते हैं। 1992 में रेडक्लिफ ब्राउन बुनियादी काम भी शाया करते हैं। इसने अंडमान जजायर में तारीखी तामीर नौ के पुराने अंदाज में अपना इब्तिदाई फील्ड वर्क अंजाम दिया। जो A.R. रेडक्लिफ ब्राउन जो है, उन्होंने जो अपना काम जो है हिंदुस्तान के एक जजायर में किया था, जो एक जजीरा है अंडमान, उसमें तारीखी तामीर नौ के पैदा पुराने अंदाज में अपना इब्तिदाई फील्ड वर्क जो है अंजाम दिया। ताहम फ्रांसी माहिरीन समाजियात इमाल डरकाइम और मार्शल मॉस के काम को पढ़ने के बाद रेडक्लिफ ब्राउन ने अपनी तहकीक का एक और अकाउंट शाया किया, जिसका उन्वान सिर्फ अंडमान आइलैंड था, जिसमें रसूमात और खुराफात के मानी और मकसद पर पूरी तवज्जो दी गई थी। जो A.R. रेडक्लिफ ब्राउन थे, उन्होंने जो अंडमान के जजायर पे काम किया था, उन्होंने उस पुराने अंदाज में जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसको फील्ड वर्क करके अपने इस नज्म ज़ब्त में लाया। और फ्रांसी माहिरीन जो थे, इमाइल डरकाइम जिसके बारे में हमने अभी बात की, और मार्शल मॉस जो काम जो उन्होंने किया, उस पे भी उन्होंने अपना जो काम उस पे भी उन्होंने अपना एक लाहे अमल रखा। और रेडक्लिफ ब्राउन ने अपनी तहकीक का एक
अकाउंट खोल दिया और जो रसूमात थे, जो खुराफात चीजें थी उसमें, और जो भी माने और मकसद जो थे उसमें, उसको पूरी तवज्जो दी। और ये सारी बातें जो हैं हमारे पास एक ही वजह से आती हैं, वो फील्ड वर्क की वजह से आती है। तो वक्त गुजरने के साथ इसने एक ऐसा नुक्ता नजरिया तैयार किया जिसे साख्ती फ़ैलियत के नाम से जाना जाता है, जिसने इस बात पर तवज्जो मरकूज की कि किस तरह माशरे में इदारे तवाजुन कायम करने या समाजी निज़ाम में तवाजुन पैदा करने के लिए काम करते हैं। इन्होंने समाज में ये बात कही कि जो भी चीजें समाज में हैं वो किस तरह से एक समाज का तवाजुन बनाती है और वो किस तरह से समाज में निजाम कायम करते हैं। हमने बात की थी इमाइल डरखाइम की। इमाइल डरखाइम पे भी यही, उन्होंने भी इस तरह की बात की थी और इसी बात को हमने एक फंक्शनलिस्ट अप्रोच कहा था कि जो समाज है, समाज में अगर बहुत सारी चीजें एक चीज को बनाने में तश्कील देती है और तश्कील देने के बाद ये किस तरह से समाज में काम करते हैं और ये काम करने के बाद समाज में किस तरह से इदारे का तवाजुन होता है, क्योंकि समाज में सकाफत है, समाज में मजहब है, समाज में मईशत है, समाज में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं और मुख्तलिफ नस्लों के लोग हैं और उनमें जो पैदा होने वाली जो भी आपस में इख्तिलाफी चीजें हैं उनको तवाजुन किस तरह से लाती हैं। और यही चीज थी जो इनके काम में बहुत रोनुमा हुई। और बाद में आने वाली फ्रांसी सख्तियात से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, जिसने जुबान और अलामत में तस्वुराती ढांचे का जायजा लिया। जो भी मामला हुए थे, जो भी समाज में बातें आई थी, वो यही फ्रांसी इनकलाब से आई थी जिस पे बारे में हम अक्सर बात करते हैं। और यही वो बातें हैं जिन्होंने एक मेलिनोस्की थे और फ्रैंकिस्लर थे, जो उन्होंने इस तजाजुम के बारे में बात की और बाद में आने वाले जो भी चीजें थी उनको हमारे पास लाया। जो मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन का असर इस हकीकत से पैदा हुआ कि उन्होंने बॉस की तरफ फाइल तौर पर तलबा को तरबियत दी और जारहाना तौर पर ऐसे इदारे बनाए जो इनके प्रोग्रामाती अज़ाइम को आगे बढ़ाते थे। और मेलिनोस्की या रेडक्लिफ या कोई भी और जो भी आए हमारे पास, लेकिन उनका आना यही हमारे पास था कि उन्होंने जो दीगर जो तलबा थे उनकी तरबियत दी और उस तरबियत को कौन कौन से प्रोग्राम्स जो उन्होंने अज़ाइम को लाया उनके आगे, और वो उससे इसकी बरकत पा गए। ये खास तौर पर रेडक्लिफ ब्राउन के साथ मामला था, जिसने बरतानवी सल्तनत और दौलत मुश्तरका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाकर समाजी बुनियाद के लिए अपना एजेंडा फैलाया। ये बातें जो खास तौर पर रेडक्लिफ ब्राउन के साथ जो मामला था, उन्होंने बरतानवी सल्तनत और दौलत मुश्तरका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर समाजी बुनियाद के लिए जो अपना एजेंडा था वो फैला दिया। और यही चीज थी कि जो बरतानिया में चली आ रही थी और बरतानिया में ये सारे मामले उरूज पे आ रहे थे। और यही फलसफेदान और यही लिखने वाले और यही तरीक़ाकार रखने वाले, इन्होंने एक एजेंडा शुरू किया। और एजेंडा शुरू होने के बाद इनके पास जो भी मामलात आए और इन्होंने जो वो आगे लोगों के सामने लाए। 1930 की दहाई के आखिर से जंग के बाद के दौर तक
मोनोग्राफ्स और तरमीम शुदा जल्दों का एक सिलसिला नमूदार हुआ। अब हम चलते हैं 1930 के जो 1930 का दौरा था उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। 1930 के आखिर में जो जंग, पहली आलमी जंग हुई थी, जंग अजीम हुई थी 1924 में, और ये वही दौर है जब जंग चली थी 1914 में जो जंग चली थी, और जो जंग चलते चलते गई, और 1930 की दहाई के आखिर में जंग के बाद दौर तक जो मोनोग्राफिक और तरमीम शुदा जल्दों का एक सिलसिला नमूदार हुआ। मोनोग्राफी का एक सिलसिला जो शुरू हुआ, जिसने ब्रिटिश सोसाइटी थी, जिसे ब्रिटिश सोशोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी थी, जिसे BSA सोशोलॉजिकल एसोसिएशन कहते थे, जो की मिसाल को मुस्तकिम किया। जो द न्यूअर था, मशहूर नस्लियात में शामिल है, जो द डायनामिक ऑफ क्लानशिप अमंग द तलस्नी बाय नेवर फोर्ट्रेस एक अनवान था। द न्यूअर एक अनवान था, ये भी एक अनवान थी, और मशहूर नस्लियात जो नस्लियात के बारे में इनमें बातें थी। और ये वही वक्त है 1930 के दौर में, और जब इन नस्लों पे बात हुई, और जो एंथ्रोपोलॉजी के अहम सिलसिलों में शुमार होते थे, और जो द न्यूअर एक कहानी है और एक फील्ड वर्क है, जो फील्ड वर्क है और उसे अक्स कर दिया गया। और जो दूसरी जो द डायनेमिक ऑफ क्लानशिप अमंग द तलस्नी जो मेयर फोर्ट्रेस ने लिखी, मारूफ तरमीम शुदा जल्दों में अफ्रीकी निज़ाम बराए रिश्तेदारी और शादी और अफ्रीकी सियासी निज़ाम शामिल है। और इसमें जो बात कही गई है वो अफ्रीकी निज़ाम के बारे में बात की गई है, अफ्रीकी की रिश्तेदारी में, अफ्रीका के शादी में, अफ्रीका का सियासी निज़ाम। क्योंकि अगर हम देखें तो हर इलाके में, हर तबके में, हर जगह पे जो उनका निज़ाम होता है वो मुख्तलिफ होता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी मामलात हैं, जो भी हमारे पास जो भी सारी चीज़ें होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक समाज में एक जैसे हो। एक जैसे समाज में सारी चीजें नहीं होती है, क्योंकि एक समाज में एक चीज को माना जाता है, दूसरी चीज को नहीं माना जाता है। अगर हम देखें जो कई हमारे नस्लें हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो वहां पे बहुत सारी नस्लें ऐसी हैं जो दूध को पूजती है, उनमें उनकी सकाफत है। कुछ नस्लें उनको नहीं पूजती हैं, कुछ नस्लों का अपना मजहब है, कुछ नस्लों का अपना मजहब है। तो ये जाहिर तरीका है कि उनकी शादी करने का तरीका भी अलग, और रिश्तेदारी का तरीका भी अलग हो सकता है, और सियासी तरीका भी अलग हो सकता है। क्योंकि जो अक्सर जो अफ्रीका में देखा जाता है, वहां पे विलेज हेडमैन होता है, जो यहाँ पे हम इस तरह से होते हैं कि सरपंच वगैरह होता है, उस तरह से वहां होता है। और दूसरी बात, शादियों की बात करते हैं, कई तबकों में इस तरह से एक औरत बहुत सारी शादियां करते हैं, और कहीं किसी तबके में ये चीज गलत मानी जाती है, और किसी तबके में एक मर्द बहुत सारी शादियां करता है तो उसको सही माना जाता है, लेकिन कई तबकों में इस चीज को सही नहीं माना जाता है। तो यही वाज़िह तौर पर बातें थी अफ्रीकन सोसाइटी के बारे में, और अफ्रीकन सोसाइटी से हमें रिश्तेदारी और शादी और अफ्रीकी सियासी निज़ाम के बारे में बात हो रही थी। और ये सारी बातें जो थी हमें एक फील्ड वर्क के द्वारा हमारे पास आ गई। अब
पहले जंग के अजीम के बारे में बात की हमने कि क्या चीजें थी और कौन कौन सी बातें हुई। दूसरी जंग के अजीम के बाद समाजी सकाफती बुश्रियात जो कि नस्लियात और नस्लियात के शोबों पर मुश्तमिल थी, अब थोड़ा दौर धीरे धीरे उरूज पे आने लगा, क्योंकि दूसरी जंग अजीम हुई और दूसरी जंग अजीम के बाद थोड़ा दुनिया में तबादला हो गया। क्योंकि अगर आप तारीख को देखेंगे, तारीख को खोल के देखेंगे, बहुत सारी चीजें नई आई, बहुत सारी पुरानी गायब हो गई, और दुनिया में जो सियासी निजाम है वो तरहम बरहम हो गया, और दरहम बरहम होने के बाद एक नया अज़म कायम हुआ। समाजी सकाफती बुश्रियात जो नस्लियात, जो रेस पे बेस्ड थी और नस्लियात के शोबों पर मुश्तमिल थी, और रेसिस के शोबों पर नस्लियात थी। एक अमेरिकी स्कूल ऑफ कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, एक अमेरिकी स्कूल जो है स्कूल ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में तब्दील हो गई, जबकि समाजी बुश्रियात ने साख्त के फंक्शनलिज्म के उसूलों को चैलेंज करते हुए, जबकि जो समाजी बुश्रियात ने उसने फंक्शनलिज्म की जो साख जो थी उसको चैलेंज किया, उसके उसूलों को चैलेंज करते हुए एक मुहिम जो थी वो छेड़ ली। और यही वजह थी कि ये दूसरे जंग अजीम के बाद में बात हो रही थी। क्लॉडियो लियो स्ट्रास के नजरियात को जज्ब करके यूरोप में मुतनवा बना दिया। मैक्स गल्कमैन के पैरोकार और तनाजियाती तब्दीली, शहरी बुश्रियात और नेटवर्क्स के मुताले को कबूल करते हैं। रिहोडस लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूट में अपनी बहुत सी साथियों और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ, जो इज्तिमाई तौर पर मैनचेस्टर स्कूल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर मार्क्सिस्ट से आगे नजरिया मुतारिफ कराने, तनाज़ात और तनाज़ात के हल पर इनका जोर को नई समूतों में ले लिया, क्योंकि मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी थी वो यही बात कर रही थी कि जो समाज में तनाज़ात हैं और तनाज़ात के जो मामले हैं, वही तनाज़ात के मामले दुनिया में वजूद आके एक दूसरे के समाज को आगे बढ़ाते हैं। और वो इतना ही नहीं कहते हैं कि एक दूसरे समाज को आगे बढ़ाते हैं, वो ये एक चीज भी कहते हैं कि जो समाज बनती है, ये समाज बनने के एक कयास आराजी है कि यही जद्दोजहद एक इस्म के आज़म तक पहुंचाएगी, और यही वो आज़म होगा जहां पे एक समाज तनाज़ात से दूर होगा, जहां पे सब मफाहिमत से रहेंगे। लेकिन वो एक राय रखते हैं कि तनाज़ात जो है समाज में, जो तनाज़ात है वही एक अमल है जो एक समाजियात को चलाते हैं। मार्क्सिस्ट से आगे नजरिया जो मुतारिफ करते हैं तनाज़ात और तनाज़ात के हल पर इनका जोर कोई नई सुमतों में ले लिया। इन जो ब्रिटिश एसोसिएशन थी और इनके जराए तरीकों पर तवज्जो दे, जिनमें अफराद गुफ व शनीद करते हैं और समाजी सकाफती इम्कानात को इस्तेमाल करते हैं। जो भी चाहे जदीद समाजी बुश्रियात का माहिर हो, चाहे
खाली समाजी बुशियात का उरूज पे लाने वाले माहिरीन हो या उनके ज़ुहूर के आने में जो भी माहिरीन थे, उनकी बातों में अक्सर समाजी साख्ती जो थी, समाज की जो साख्त है, उसके बारे में उनका गौर रहता है। और जब इस चीज के बारे में गौर होता है तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं, और यही सारी बातें हमारे पास आके फिर एक नज्म ज़ब्त की शक्ल में पैदा होती है। इस अरसे के दौरान गिलिकमैन, अमरीकी माहिरीन बुशियात पॉल ब्यूनन के साथ कानून के बुशियाती मुताले के अंदाज़े नस्ली, जो कानूनी नस्लियाती अंदाज था, नस्लियाती तरीकेकार पर झगड़े में भी मुलविस रहे। क्योंकि जो भी कोई चीज आती थी, कोई चीज आने के बाद एक बहस मुबाहिसा होता है, और इस चीज के बहस मुबाहिस में बहुत सारी बातें आती हैं, और फिर यही सारी बातें नई तहरीर में लिखी जाती हैं, और यही वो तहरीर बनती है जिसे हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी में अमल दरामद करते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कोई भी उलूम हो। यहां पे यही सबक मिलती है कि जो भी किसी भी, चाहे जदीद समाजी बुशियात का ज़ुहूर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन इनमें एक फलसफा था। इन में फलसफदानों का जो अहम किरदार था, वो इसमें एक अहम रोनवा वाक़ा को अक्स करके हमारे पास नज़्म ज़ब्त लाते हैं, जो इन दोनों के बीच एक किस्म के फलसफदान एक किस्म के नजरिए से आते हैं, दूसरे किस्म के फलसफदान दूसरे किस्म के नजरिए से आते हैं। तो दूसरे किस्म के फलसफदान दूसरे किस्म के नजरिए से आते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जो भी फलसफदान ऐसा हो कि कभी इख्तिलाफात के शिकार होते हैं, और इनके इख्तिलाफात की वजह से फिर नई चीजें अमल में आती हैं, और नई चीजों को अमल में आने के बाद फिर हमारे पास एक नई नज्म ज़ब्त आती है, और हम उसी नज्म ज़ब्त को इस्तेमाल करके एक नई सोच का तखल्लुद करते हैं। इनका ख्याल था कि नस्ली अदद शुमार में इस्तेमाल होने वाली मकामी असलाहतों का कारी के फायदे के लिए एंग्लो अमेरिकन कानूनी असलिहात में तर्जुमा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मुख्तलिफ शहरों में रह रहे थे, और मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ किस्म की नस्लें होती थी, और इन मुख्तलिफ किस्मों की नस्लों में ये भी चीज थी कि कोई एक चीज थी जो इन्हें एक साथ लाती थी। वो यही चीज थी कि फलसफदानों का काम, और फलसफदानों के काम की वजह से ये सारे अमल जो है इंसान के सामने आते हैं।
नमस्ते, आपका शुक्रिया।